एज वी ऑल नो कि हमने कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ टॉपिक स्टार्ट किया है और उसमें हम हमारी पहली कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज़ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर वो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं विद न्यूमेरिकल्स हमारी लास्ट वीडियोस में। और आज हम करेंगे सेकंड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज़ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। राइट, सो दिस इज़ आवर सेकेंड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसे समझने से पहले बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है वो माइंड में क्लियर होना चाहिए। ऑब्वियसली यू विल ऑल नो, लेकिन मैं फिर भी एक बार रिकॉल करा देती हूँ। तो बॉइलिंग पॉइंट ऐसा टेम्परेचर होता है जहाँ पे लिक्विड बॉईल करना स्टार्ट करे, और हम क्या कह सकते हैं, ऐसा टेम्परेचर जिस पे जो लिक्विड का वेपर प्रेशर है वो एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाए, उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। सो व्हाट आई कैन से, द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बॉइल्स or the temperature at which the vapor pressure of the liquid is equal to the external pressure। ये बॉइलिंग पॉइंट की बात। अब इसका मीनिंग क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये क्या कहती है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। देखिए, अभी हमने रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किया है, उसमें हम लोग क्या कहते हैं कि अगर मान लो हमारे पास दो क्लोज सिस्टम्स हैं, वी आर हैविंग टू क्लोज्ड सिस्टम्स, ठीक है। एक में हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है और एक में हमने क्या किया, सॉल्वेंट के साथ हमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दिया। राइट, एक में हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है, दूसरे में क्या है हमारे पास सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन में क्या रहेगा, सॉल्वेंट जो कि वॉलेटाइल है और सॉल्यूट जो कि नॉन वॉलेटाइल है। अब क्योंकि सॉल्यूट जो हमने ऐड कर दिया है सॉल्वेंट में वो नॉन वॉलेटाइल है, उसके कारण क्या होगा कि जितना वेपर प्रेशर हमें प्योर के केस में मिलेगा उतना वेपर प्रेशर हमें इस सॉल्यूशन के केस में नहीं मिलेगा। मतलब इस केस में क्या होगा, लोअर वेपर प्रेशर। अगर हम सॉल्यूशन में अगर हम क्या करते हैं, ऐसा सॉल्यूट ऐड कर देते हैं जो कि नॉन वॉलेटाइल है, उस केस में क्या होता है, जो वेपर प्रेशर है वो लोअर हो जाता है, कम हो जाता है। अगर वेपर प्रेशर कम हो गया, अगर वेपर प्रेशर कम हो गया तो उस वेपर प्रेशर को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, और ज़्यादा हीट करना पड़ेगा। वी विल हैव टू हीट मोर टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। हमें ज़्यादा हीट करना पड़ेगा सो दैट जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा वेपर्स बन सके और जो लिक्विड का वेपर प्रेशर है वो एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो सके और वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे रीच कर सके। तो यहाँ पे क्या है, वेपर प्रेशर बढ़ाने के लिए हम ज़्यादा हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, ज़्यादा हीट कर रहे हैं। ज़्यादा हीट करना मतलब क्या हो गया कि उसका बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ गया। तो यही मीनिंग है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। एलिवेशन का मतलब होता है इंक्रीज। एलिवेशन का क्या मतलब होता है, इंक्रीज। बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज आ जाना, कि यहाँ पे क्या मतलब है कि अगर मान लो कि जो प्योर सॉल्वेंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करता है, अगर हमने प्योर सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाएगा। मतलब वो 100 नहीं रहेगा, मान लो समथिंग 115 डिग्रीज हो गया, मतलब 100 से बढ़ गया। So this is the thing here, elevation in boiling point, boiling point का बढ़ जाना। राइट, सो क्या रहता है कि जो प्योर सॉल्वेंट है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम रहता है, अगर हम उसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज आ जाएगा। दिस इज आवर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट अभी हम लोग प्लॉट करेंगे ग्राफ फॉर द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ग्राफ हम किस में प्लॉट करेंगे, वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर में। वेपर प्रेशर हम लोग लेंगे y एक्सिस पे एंड टेम्परेचर लेंगे हम लोग x एक्सिस पे। डन।
आफ्टर दैट क्या है, देखिए हमारे पास दो कर्व्स हैं, एक कर्व है सॉल्वेंट के लिए और एक कर्व है सॉल्यूशन के लिए। जो रेड कर्व है इट इज़ फॉर द प्योर सॉल्वेंट एंड द ब्लू कर्व इज़ फॉर द सॉल्यूशन, राइट। अब देखिए हमने पहले ही कहा है कि जो सॉल्वेंट है वो लोअर टेम्परेचर पे बॉईल करेगा, कि अगर हम उसे कंपेयर करें ऐसे सोल्यूशन के साथ जिसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया गया है, राइट। तो जो वेपर प्रेशर है सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमें पता है ज़्यादा है। और यहाँ पे अगर हम लोग इसके मार्क को देखें, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एंड वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, ये चीज़ हमें शो करनी है कि जो सॉल्वेंट की कर्व है वो सोल्यूशन की कर्व से ऊपर रहेगी, क्योंकि जो सॉल्वेंट जिस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेपर प्रेशर है वो ज़्यादा है, जबकि जो सोल्यूशन के कॉरेस्पॉन्डिंग वेपर प्रेशर है वो कम है। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखना है हमें कि जो सोल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर कम रहेगा। आफ्टर दैट हमें पता है कि अगर हमें वेपर प्रेशर को इंक्रीज करना है हमें टेम्परेचर को भी इंक्रीज करना पड़ेगा। सो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर देयर इज एन इंक्रीज इन द वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर में फिर हल्का सा हमें इंक्रीज आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये जो डॉटेड लाइन है, ब्लैक डॉटेड लाइन, ये ब्लैक डॉटेड लाइन शो कर रही है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। अब हमें पता है कि जब वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिस टेम्परेचर पे आकर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं वो उस पर्टिकुलर लिक्विड का क्या रहता है, बॉइलिंग पॉइंट, राइट। अब जहाँ पे वेपर प्रेशर, ये वाली जो कर्व है जिस भी टेम्परेचर पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कट करेगी उसके कॉरेस्पॉन्ड जो वैल्यू हम लोग नोट करेंगे उस वैल्यू को क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट, राइट। सो ए बी कर्व है सॉल्वेंट के लिए, सी डी कर्व है सॉल्यूशन के लिए। अब जो ए बी कर्व है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है ये जो सॉल्वेंट की कर्व है ई पॉइंट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो लाइन है उसे कट कर रही है। अगर हम इसके कॉरेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर को नोट करते हैं वो क्या आएगा हमारे पास, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ये क्या है हमारे पास, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और उसे हम डिनोट करते हैं टीबी नॉट के साथ। टीबी नॉट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और ये जो सी डी कर्व है, सी डी कर्व रिप्रेजेंट कर रही है सोल्यूशन कर्व को, राइट। वेपर प्रेशर उसका लोअर है और हमें उसे जब हीट कर रहे हैं, हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, ये जो कर्व है एफ पॉइंट पे आकर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की लाइन को कट कर रही है और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम टेम्परेचर नोट करेंगे। और वो जो टेम्परेचर है वो हमारे पास टीबी हमने यहाँ मार्क किया हुआ है। टीबी का क्या मतलब है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, इनमें गैप है। उस गैप को हम लोग क्या कहते हैं, डेल्टा टीबी। टीबी नॉट एंड टीबी में जो गैप है उसे हम क्या कहते हैं, डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी का मतलब है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आपको मैं एलिवेशन का मीनिंग पहले ही बता चुकी हूँ। एलिवेशन मतलब इंक्रीज, कितना इंक्रीज आया। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि जो सॉल्वेंट है टीबी नॉट, सॉल्वेंट के लिए जो मान लो बॉइलिंग पॉइंट है अगर वो 100 डिग्री सेल्सियस है, जबकि जो सोल्यूशन के लिए बॉइलिंग पॉइंट है वो 115 डिग्री सेल्सियस है। तो दोनों में फ़र्क है ना। पहले 100 डिग्री सेल्सियस था बॉइलिंग पॉइंट, सोल्यूशन का कितना हो गया फिर 115 डिग्री सेल्सियस, तो इंक्रीज आ गया। तो इनमें जो भी गैप है, जितने से भी इंक्रीज आया, उस गैप को हम लोग क्या कहते हैं, डेल्टा टीबी, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सो मैथमेटिकली हम क्या कह सकते हैं, अब देखिए
टीबी नॉट एंड टीबी का मीनिंग हमें क्लियर है, डेल्टा टीबी हमें पता है हम किसे कहते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को। अगर हमें डेल्टा टीबी की वैल्यू निकालनी हो कि कितने से इंक्रीज आया, कितना बढ़ गया बॉइलिंग पॉइंट, तो हम क्या करेंगे, 115 डिग्री सेल्सियस में से माइनस कर देंगे 100 डिग्री सेल्सियस को, कितने से इंक्रीज आया, 15 डिग्री सेल्सियस से। तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, डेल्टा टीबी की। सो व्हाट वी डिड कि अगर हमें डेल्टा टीबी की वैल्यू फाइंड करनी है, डेल्टा टीबी की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 115 डिग्री, मतलब वो क्या था, टीबी। टीबी क्या है यहाँ पे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। उसमें से हमने क्या माइनस किया, टीबी नॉट। टीबी नॉट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया जिसकी हेल्प से हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फाइंड कर सकते हैं कि सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट से, जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है उसमें से सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को सबट्रैक्ट कर दो, जो भी वैल्यू आपके पास आएगी वो वैल्यू किसकी होगी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की। ये है आपका एक फॉर्मूला जो कि आपको अपने वेरियस न्यूमेरिकल्स में यूज करना। नाउ वी नो दैट डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, की वेपर प्रेशर कितना कम हुआ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है इंक्रीज इन टेम्परेचर के, मतलब जितना वेपर प्रेशर कम होगा उतना ही टेम्परेचर हमें बढ़ाना पड़ेगा वेपर प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए। सो व्हाट वी कैन से, डिक्रीज इन वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। और बहुत ही डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए जो डिक्रीज इन वेपर प्रेशर है वो डिपेंड करता है मोलालिटी पे। डिक्रीज इन वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी, मतलब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं पर 1000 ग्राम्स ऑफ दी सॉल्वेंट, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास दो रिलेशंस हो गए कि जो डिक्रीज इन वेपर प्रेशर है वो इंक्रीज इन टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सेकेंड कि जो डिक्रीज इन वेपर प्रेशर है वो मोलालिटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फॉर अ डाइल्यूट सॉल्यूशन। अगर डिक्रीज इन वेपर प्रेशर टेम्परेचर के भी प्रोपोर्शनल है, डिक्रीज इन वेपर प्रेशर मोलालिटी के भी प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि ये जो दोनों टर्म्स हैं दैट इज इंक्रीज इन टेम्परेचर, वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, मोलालिटी के। इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर इंक्रीज इन टेम्परेचर है, इंक्रीज इन टेम्परेचर मींस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो जो डेल्टा टीबी है वो भी किसके प्रोपोर्शनल रहेगा, मोलालिटी के। मोलालिटी का सिंबल क्या है, स्मॉल m, राइट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दैट इज डेल्टा टीबी। नाउ अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाकर इक्वल लगाते हैं, हमें एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। यहाँ पे वो कांस्टेंट क्या है, KB एंड M विल रिमेन एज सच। तो ये हमारा बन गया एक और फॉर्मूला टू कैलकुलेट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। डेल्टा TB इज इक्वल्स टू KB डॉट M। KB क्या है यहाँ पे, KB is a constant of proportionality, इसे हम स्पेसिफिक नाम भी देते हैं। KB है हमारे पास मोलल एलिवेशन कांस्टेंट और इट इज कॉल्ड एज एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ये दोनों ही नाम आपको याद रखने हैं कि जो KB है उसे मोलल एलिवेशन कांस्टेंट भी कहते हैं और उसे एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। और इसीलिए ये जो पूरी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की प्रॉपर्टी है, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, उसे एबुलियोस्कोपी भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एबुलियोस्कोपी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, तो ये आपको याद रखना है आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए। फर्दरमोर आपको क्या क्वेश्चन आता है बोर्ड्स में, दैट डिफाइन एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट,
कि एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट को डिफाइन कीजिए। अब आप उसे डिफाइन कैसे करोगे? देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी डॉट एम। अगर मोलैलिटी हमारे पास 1 हो जाए, इफ मोलैलिटी इज 1, मोलैलिटी 1 हो सोल्यूशन की, फॉर 1 मोलल सॉल्यूशन, 1 मोलल सॉल्यूशन मतलब कि m की वैल्यू 1 है। अगर m की वैल्यू 1 है तो डेल्टा टी बी किसके इक्वल आ जाएगा, के बी के। डेल्टा टी बी विल बी इक्वल्स टू के बी। के बी क्या है यहाँ पे, एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। और इसी रिलेशन से हम लोग इसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे? एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट के बी is defined as elevation in boiling point for 1 मोलल solution, कि 1 मोलल सोल्यूशन के लिए कितना एलिवेशन आ रहा है बॉइलिंग पॉइंट में, उसे हम क्या कहते हैं, एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। इट इज डिफाइंड एज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट for 1 molar solution. Here is your definition for एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। डन। अभी नेक्स्ट हम लोग करेंगे डेरिवेशन ऑफ द रिलेशन। किस रिलेशन की डेरिवेशन? डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी डॉट एम। अब देखिए ये जो पूरी की पूरी डेरिवेशन है इन 2 फैक्ट्स पे बेस्ड है। क्या है हमारा फैक्ट नंबर 1, कि जो डिक्रीज इन वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के। जितना वेपर प्रेशर कम होगा उतना ही जो बॉइलिंग पॉइंट है उसमें इंक्रीज आएगा। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ क्या है, डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, कि कितना वेपर प्रेशर कम हुआ वो प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं ना, तो अगर तो हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की जो फ्रैक्शन है वो कम ऐड की है तो अकॉर्डिंगली वेपर प्रेशर पे इम्पैक्ट आएगा। अगर हमारे पास मोल फ्रैक्शन ज़्यादा है सॉल्यूट की, तभी भी उसका जो इम्पैक्ट है किस पे दिखाई देगा, वेपर प्रेशर पे। सो व्हाट वी कैन से कि जो मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूट की वो किसके प्रोपोर्शनल रहती है, डिक्रीज इन वेपर प्रेशर के। कि वेपर प्रेशर में कितना डिक्रीज आएगा वो डिपेंड करेगा कि मोल फ्रैक्शन है कितनी। नाउ इन दोनों फैक्ट से हमें क्या पता चल रहा है, क्योंकि जो डिक्रीज इन वेपर प्रेशर है वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के भी प्रोपोर्शनल है, डिक्रीज इन वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के भी प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से क्लियरली हमें क्या पता चल जाता है कि जो डेल्टा टी बी है वो भी किसके प्रोपोर्शनल है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। सो व्हाट वी कैन से फ्रॉम 1 and 2, it is clear that delta TB is directly proportional to XB. XB क्या है यहाँ पे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, अगर प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हम लोग हटाकर इक्वल लगाना चाहें तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होगा, दैट इज के, एंड साथ में क्या आ जाएगा, एक्स बी। तो हमारे पास क्या बन गया, डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के डॉट एक्स बी, वेयर के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ये सिंपल है अभी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, राइट। दिस इज आवर इक्वेशन। नाउ एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, इसका भी फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे, दैट हमें पता है, याद है फॉर्मूला एक्स बी का। एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट किसके इक्वल रहता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, दैट इज एन बी, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स मीन्स एन ए, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, plus NB, that is number of moles of solute.
अब हमें पता है कि जो आइडियल सोल्यूशन है, रॉल्स लॉ को फॉलो करेंगे आइडियल सोल्यूशंस, और जो आइडियल सोल्यूशंस है वो बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट भी रहते हैं. सो व्हाट वी विल से, सिंस ideal solutions are also dilute solutions डाइल्यूट रहते हैं, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट भी हो जाते हैं. तो यहाँ पे क्या रहेगा, जो मोल फ्रैक्शन है, सॉरी जो नंबर ऑफ मोल्स हैं बी के, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बहुत कम है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट. NB इज़ वेरी वेरी लेस देन NA. अगर NB बहुत कम है NA से, तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा, दैट NA प्लस NB किसके अप्रॉक्सीमेट रह जाएगा, NA के. सेम एग्जांपल जैसे मैंने आपको पहले समझाया था कि अगर 100 में हम 0.001 ऐड करें तो आंसर अप्रॉक्सीमेटली कितना रहेगा, 100. सेम चीज़ यहाँ पे है कि NB की वैल्यू बहुत छोटी है एज़ कम्पेयर टू NA. तो NA में अगर NB की वैल्यू ऐड की भी जाती है तो अप्रॉक्सीमेटली आंसर किसके इक्वल रहेगा, NA के इक्वल. तो यहाँ से हम हमारी इक्वेशन 3 में क्या चेंज ला सकते हैं, हम NA प्लस NB की जगह क्या लिखेंगे, NA ओनली. सो व्हाट वी कैन से, दैट XB किसके इक्वल रहेगा, NB अपॉन NA. सो दिस इम्प्लाइज XB इज इक्वल्स टू NB अपॉन NA. अब यही XB की जो वैल्यू है हम हमारी स्टार इक्वेशन में फिल करेंगे. यूजिंग द वैल्यू ऑफ XB इन इक्वेशन स्टार, क्या आएगा, डेल्टा TB इज इक्वल्स टू K डॉट XB की वैल्यू क्या है, NB अपॉन NA. दिस इज आवर वैल्यू. अब NA क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट. नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल रहते हैं, नंबर ऑफ मोल्स मास अपॉन मोलर मास. तो यहाँ से हम अगेन अपनी इक्वेशन को चेंज कर सकते हैं. डेल्टा TB किसके इक्वल आ जाएगा, KB डॉट NB डिवाइडेड बाय NA है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, किसके इक्वल रहेगा, मास ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज WA अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट. तो यहाँ पे ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज MA. अब एक चीज़ पे ध्यान दीजिए कि अगर NB जो है, इफ NB इज नंबर ऑफ मोल्स, NB क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स किसके, सॉल्यूट के, और वो डिसॉल्व किए गए हैं 1000 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट. इफ NB इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1000 grams of सॉल्वेंट. अब हम देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, 1000 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट. 1000 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट जब हमने कहा, मतलब हमने WA की वैल्यू स्पेसिफाई कर दी कि जो मास ऑफ सॉल्वेंट है वो कितना हो गया, 1000 ग्राम्स, राइट. अगर NB नंबर ऑफ मोल्स हैं डिसॉल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, तो ये किसकी डेफिनेशन बन गई, मोलैलिटी की. मोलैलिटी भी क्या कहती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1000 ग्राम्स ऑफ द सॉल्वेंट. तो अगर NB नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है डिसॉल्व किए गए हैं 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, देन NB अपॉन WA इज इक्वल्स टू स्मॉल m, वो मोलैलिटी के इक्वल हो गए. NB अपॉन WA ये वैल्यू किसके इक्वल हो गए, मोलैलिटी के. तो यहाँ से हमें क्या पता चला, दैट डेल्टा TB इज इक्वल्स टू K
NB अपॉन WA की जगह हम क्या लिख सकते हैं, M, दैट इज मोलैलिटी मल्टीप्लाइड विद MA। अब देखिए K तो है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, K क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, K ऑलरेडी कांस्टेंट है। MA पर्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए जो उसका मोलर मास है वो भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये जो दोनों कांस्टेंट है K एंड MA, अगर दो कांस्टेंट्स को हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, लाइक इफ आई से 2 × 3, 2 भी कांस्टेंट है 3 भी कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई होके 6 बनाएंगे, वो भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। सो व्हेन एवर वी मल्टीप्लाई 2 कांस्टेंट, तो जो रिजल्ट में मिलेगा वो भी क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा। तो K एंड MA दो कांस्टेंट को मिला के एक नया कांस्टेंट बन गया, उस कांस्टेंट को हमने क्या कह दिया, KB, दैट इज एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो हम K डॉट MA की जगह क्या लगा सकते हैं, KB एंड इट इज मल्टीप्लाइड विद M, और हमारा फॉर्मूला डिराइव हो गया, दैट इज डेल्टा TB इज इक्वल्स टू KB डॉट M। यहाँ पे K हमने K डॉट MA क्या आ गया, KB। सो फॉर्मूला इज डेल्टा TB इक्वल्स टू KB डॉट M, और ये रही हमारे पूरे फॉर्मूला की डेरिवेशन। तो अभी हमने डिराइव किया दैट डेल्टा TB इज इक्वल्स टू KB डॉट M, दैट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M मोलैलिटी। तो यहाँ से अगर आपको क्वेश्चन आता है दैट व्हाई एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज कंसिडर्ड एज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो आप उसमें सिंपल यही लिखेंगे कि एज पर द रिलेशन कि जो डेल्टा TB है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है M के। M इज मोलैलिटी, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, मतलब यहाँ पे हम नंबर ऑफ मोल्स की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट। और ऐसी प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करे वो क्या रहती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो इस तरह से इस रिलेशन को यूज़ करके आप अपने इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। अभी हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, क्या है वो, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जर्व्ड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, कि हमें मोलर मास फाइंड करना है सॉल्यूट का। सो इसी रिलेशन को यूज़ करते हुए करेंगे दैट वी नो डेल्टा TB इज इक्वल्स टू KB डॉट M। अभी M क्या है, M इज मोलैलिटी। क्या फॉर्मूला रहता है मोलैलिटी का, मोलैलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स of solute, that is NB, divided by mass of solvent। mass of solvent means WA। अगर हम mass of solvent ले रहे हैं in grams तो हम पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे with 1000, राइट। अभी NB किसके इक्वल रहता है, NB नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है तो किसके इक्वल रहेगा, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। मास ऑफ सोल्यूट WB, मोलर मास ऑफ सोल्यूट MB, WA हमारे पास ऑलरेडी है और हमने 1000 के साथ मल्टीप्लाई किया इक्वेशन को, क्योंकि हम अज्यूम करते हैं कि जो WA है वो ग्राम्स में है। डन। अब यही M की वैल्यू हम यहाँ फिल कर देंगे हमारी इक्वेशन में। सो हेंस जो हमारी डेल्टा TB है वो किसके इक्वल आ जाएगी, KB डॉट M। M की वैल्यू क्या है, WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय MB इंटू WA। MB क्या है, वेयर MB इज मोलर मास ऑफ सोल्यूट, और मोलर मास ऑफ सोल्यूट ही तो हमें फाइंड करना है। तो मोलर मास ऑफ सोल्यूट किसके इक्वल रहेगा, MB। ये इधर चला जाएगा और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, डेल्टा TB। इक्वेशन क्या बन जाएगी, KB इंटू WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा TB इधर आ गया, डेल्टा TB
multiplied with WA. Hence we can have the value of MB. MB हमारे पास क्या रहेगा, ऑब्जर्व्ड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. एक चीज़ का ख्याल रखिए कि 1000 हम तभी लगा रहे हैं जब WA की वैल्यू ग्राम्स में है. इफ़ WA इज़ इन किलोग्राम्स, ऑलरेडी हमें किलोग्राम में गिवन हो, तो MB किसके इक्वल रहेगा, KB इंटू WB डिवाइडेड बाय डेल्टा TB इंटू WA. इस टाइम पे हम 1000 इसमें मार्क नहीं करेंगे, और बच्चे यही कॉमन मिस्टेक्स करते हैं एग्जाम्स में. तो याद रखिए इसका सिग्निफिकेंस क्या है. डन. इफ़ इट इज़ इन ग्राम्स तो 1000 आएगा, अगर किलोग्राम्स में है तो 1000 नहीं आएगा. सो ये है पूरा फॉर्मूला टू हैव द वैल्यू ऑफ MB. तो अगर आपको न्यूमेरिकल्स आते हैं जिसमें आपको ऑब्जर्व्ड मोलर मास फाइंड करना है सॉल्यूट का, तभी आप ये फॉर्मूला अप्लाई करके या फिर ये फॉर्मूला अप्लाई करके वैल्यू फाइंड कर सकते हो. उसे बहुत ही ध्यान से देखना कि जो आपको मास ऑफ सॉल्वेंट है, मास ऑफ सॉल्वेंट आपको ग्राम्स में गिवन है या फिर किलोग्राम्स में गिवन है, एंड अकॉर्डिंगली अपना फॉर्मूला चूज़ कर. अब देखिए हमारे पास दो फॉर्मूले हमने बनाए, दैट MB इज इक्वल्स टू KB इंटू WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाई डेल्टा TB इंटू WA if WA is in grams, और MB is equals to KB into WB divided by delta TB into WA if it is in kilograms. Now हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं ऑब्जर्व्ड मोलर मास की. ये हमने फॉर्मूला लगाया है ऑब्जर्व्ड मोलर मास के लिए. अब जो ऑब्जर्व्ड मोलर मास है वो नॉर्मल मोलर मास के इक्वल आएगा. उसके लिए 3 कंडीशंस हैं. वी आर हैविंग 2 काइंड्स ऑफ मासेस ऑफ सॉल्यूट. एक तो है उसका नॉर्मल, कि जो नॉर्मली उसका मोलर मास रहता है वो, और दूसरा कि हम सोल्यूशन में उसका मोलर मास कितना ऑब्जर्व कर रहे हैं, कि उसका ऑब्जर्व्ड मोलर मास कितना है. अब ये जो ऑब्जर्व्ड मोलर मास है वो नॉर्मल मोलर मास के इक्वल आएगा, लेकिन उसके लिए 3 कंडीशंस हैं. पहली कंडीशन क्या है कि जो सॉल्यूट है वो नॉन वोलाटाइल होना चाहिए. ठीक है. द सेकेंड कंडीशन इज द सोल्यूशन इज डाइल्यूट एंड ओबेज रॉल्स लॉ, कि जो सोल्यूशन है पूरा का पूरा वो डाइल्यूट होना चाहिए और रॉल्स लॉ को फॉलो भी करना चाहिए. तो मतलब हम आइडियल सोल्यूशन की बात कर रहे हैं. After that it is solute does not undergo any association or dissociation in the solution, कि ऐसा ना हो कि जो solute के particles हैं वो एक दूसरे के साथ associate कर जाए या फिर एक solute का particle dissociate कर जाए, क्योंकि अगर वो association करे चाहे dissociation करे, number of particles जो है वो solution में change हो जाएंगे. अगर number of particles change हो जाएंगे तो उसका पूरा impact हमारी property के ऊपर दिखाई देगा, पूरे मास के ऊपर दिखाई देगा उसका इम्पैक्ट. तो 3 कंडीशंस हैं कि जो सोल्यूट है वो नॉन वोलाटाइल होना चाहिए, सोल्यूशन में ना तो एसोसिएट करना चाहिए ना ही डिसोशिएट करना चाहिए, और जो सोल्यूशन है वो आइडियल होना चाहिए, मतलब वो रॉल्स लॉ को भी ओबे करे और डाइल्यूट भी हो. तो अगर ये 3 कंडीशंस फुलफिल होती हैं उस टाइम पे जो ऑब्जर्व मोलर मास है वो नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास के इक्वल रहेगा. अगर इनमें से कोई भी कंडीशन वायलेट होती है उस टाइम पे ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास के इक्वल नहीं रहेगा. नेक्स्ट वी हैव कि जो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है KB, उसका थर्मोडायनामिक रिलेशन है हमारे पास. वी आर जस्ट हैविंग द रिलेशन. ओके, इसकी डेरिवेशन हमें नहीं करनी है. सो व्हाट्स द रिलेशन? KB इज इक्वल्स टू MA/R TB नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डेल्टा H वेपोराइजेशन. सो व्हाट वी हैव, MA क्या है हमारे पास? M मोलर मास, A representing to solvent. So MA is मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, लेकिन ये क्वांटिटी है ग्राम्स पर मोल में. क्योंकि MA हमारे पास ग्राम्स पर मोल में है इसलिए हम इक्वेशन को डिवाइड करेंगे 1000 के साथ. अगर हमारे पास MA जो है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट वो हमारे पास किलोग्राम्स पर मोल हो, इफ़ इट इज़ किलोग्राम्स पर मोल, तो यहाँ 1000 लगाने की ज़रूरत नहीं है. R हमारे पास है गैस कांस्टेंट. डेल्टा H वेप इज़ molar enthalpy of vaporization of the solvent and TB naught is the boiling point of the solvent. तो आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए. अब इस रिलेशन पे देखिए,
We are talking about molar mass of solvent. We are talking about molar enthalpy of vaporization of solvent. TB नॉट लिया है मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट. सॉल्वेंट के रिलेटेड है सारी चीज़ें, मतलब जो केबी की वैल्यू है वो सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड कर सकती है कि सॉल्वेंट कैसा है, क्या उसका मोलर मास है, क्या एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन है, या क्या बॉइलिंग पॉइंट है. सो इट डिपेंड्स अपॉन सॉल्वेंट कि सॉल्वेंट के नेचर पे ये डिपेंड कर रहा है, लेकिन सल्यूट पे डिपेंड नहीं कर रहा. सो व्हाट वी कैन से कि जो केबी है, केबी की वैल्यू अगर सॉल्वेंट चेंज होगा, सॉल्वेंट चेंज होने से उसका मोलर मास चेंज हो जाएगा, उसकी डेल्टा एच की वैल्यू चेंज हो जाएगी, टीबी नॉट चेंज हो जाएगा. तो मतलब अगर हम लोग सॉल्वेंट बदलते हैं, सॉल्वेंट बदलने पर जो केबी है उसकी वैल्यू भी चेंज होगी. ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जो केबी की वैल्यूज़ हैं वो सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करती हैं, बट इट इज़ क्वाइट इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ सॉल्यूट. अभी हम क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करते हैं. न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने से जो हमारा कॉन्सेप्ट है और ज़्यादा सॉलिड हो जाएगा. लेट्स सॉल्व वन न्यूमेरिकल नाउ. सो क्या है ये हमारे पास स्टेटमेंट, 18 grams of glucose is dissolved in 1 kilogram of water in a saucepan. At what temperature will water boil under 1.013 bar pressure? Given Kb for water is 0.52 Kelvin kilograms per mole. So first of all, let us see what is given to us. 18 grams of glucose in 1 kilogram of water. So it is very clear that glucose is solute here, क्योंकि हम 1 किलोग्राम वाटर में 18 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट ऐड, मतलब कि ग्लूकोज ऐड कर रहे हैं. जो सॉल्यूट है उसकी क्वांटिटी हमेशा कम रहती है, इसलिए ग्लूकोज क्या रहेगा, सॉल्यूट, एंड वाटर क्या रहेगा, सॉल्वेंट. और हमें इनके मासेस गिवन है कि कितना मास ग्लूकोज का, कितने मास वाटर में डिसॉल्व है. सो वी हैव मास ऑफ सॉल्यूट. मास ऑफ सॉल्यूट को हम लोग डिनोट करते हैं WB के साथ. मास ऑफ सॉल्यूट इज 18 ग्राम्स. देन वी हैव मास ऑफ सॉल्वेंट एज वेल. मास ऑफ सॉल्वेंट WA, ये कितना है हमारे पास, 1 किलोग्राम्स. उसके बाद हमें गिवन है कि हमारा सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट क्या है. इनके फॉर्मूले से हम लोग इनका मोलर मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं. सो मोलर मास ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज हमारा क्या है यहाँ पे, सॉल्यूट कितना रहता है, व्हाट्स द फॉर्मूला, C6H12O6. तो कैलकुलेट करने पे हमारे पास वैल्यू आएगी 180 ग्राम्स पर मोल. Similarly, molar mass of water. वाटर क्या है हमारे पास, सॉल्वेंट, राइट. वाटर इज सॉल्वेंट. और हमें पता है दैट जो मोलर मास है उसे हम लोग डिनोट करते हैं M के साथ. सॉल्वेंट के लिए हम लोग लिखते हैं MA एंड सॉल्यूट के लिए हम लोग लिखते हैं MB. सो मोलर मास ऑफ वाटर कितना रहता है, H2O. कैलकुलेट करने पे आता है हमारे पास 18 ग्राम्स पर मोल. डन. व्हाट एल्स वी नीड नाउ, ये तो गिवन इन्फॉर्मेशन से हम लोग जो चीज़ें फाइंड कर सकते थे दैट वी आर हैविंग नाउ. नेक्स्ट, एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉईल अंडर 1.013 बार प्रेशर. देखिए उन्होंने आपको कहा है दैट 1 किलोग्राम आपके पास वाटर है, उसमें क्या ऐड कर दिया गया, 18 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज. अब ये मिला के क्या बनाएंगे, सॉल्यूशन. कहते हैं जब 1 किलोग्राम वाटर में 18 ग्राम्स ग्लूकोज ऐड कर दिया तो उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बताइए. व्हाट टेम्परेचर विल द वाटर बॉयल. सो सिंपली यू नीड टू कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या रहता है, TB. आपको TB फाइंड करना है. एंड वी नो दैट जो हमने हमारे फॉर्मूले किए हैं उसमें क्या है, डेल्टा TB
इज इक्वल्स टू, डेल्टा टी बी किसके इक्वल रहता है, टी बी नॉट, टी बी माइनस टी बी नॉट के, कि सोल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट से आप सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को अगर माइनस करते हो तो आपके पास क्या आ जाएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अभी हमें फाइंड क्या करना है, टीबी, तो टीबी किसके इक्वल रहेगा, टीबी विल बी इक्वल्स टू डेल्टा टीबी प्लस टीबी नॉट। टीबी विल बी इक्वल्स टू, टीबी किसके इक्वल रहेगा, डेल्टा टीबी माइनस अगर जाके प्लस हो गया, प्लस टीबी नॉट। देखिए टीबी तो हमें फाइंड करना है, वी नीड टू फाइंड इट, ये हमें पता ही नहीं है। अब टीबी नॉट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है हमारे पास, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस मतलब 373 केल्विन्स, मतलब हमारे पास टीबी नॉट की वैल्यू तो है, हमें पता है दैट टीबी नॉट कितना है, 373 केल्विन्स, वी हैव दिस वैल्यू। टीबी हमें फाइंड करना है, लेकिन हमारे पास डेल्टा टीबी नहीं है। जितना टाइम तक हमारे पास डेल्टा टीबी नहीं है उतने टाइम तक हम टीबी की वैल्यू भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, टू कैलकुलेट डेल्टा टीबी। सबसे पहले डेल्टा टीबी की वैल्यू फाइंड करिए, जो भी डेल्टा टीबी की वैल्यू आ रही है, वट एवर इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टीबी की वैल्यू को अगर हम टीबी नॉट की वैल्यू में ऐड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। तो हमारी यहाँ पे अभी रिक्वायरमेंट क्या है, डेल्टा टीबी की वैल्यू को फाइंड करना। नाउ वी नो कि जो डेल्टा टीबी है दैट इज इक्वल्स टू के बी डॉट एम, ये भी फॉर्मूला हमने किया है, डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी डॉट एम। के बी क्या है यहाँ पे, एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू हमें गिवन है, गिवन के बी फॉर वाटर इज 0.52 केल्विन किलोग्राम्स पर मोल, ये हमें गिवन है ऑलरेडी। सो अभी हमें एम चाहिए, एम क्या है इसमें, मोलैलिटी, और मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या रहता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर तो ग्राम्स में हो तो 1000 यहाँ लगाएंगे, अगर ना हो तो 1000 नहीं लगाएंगे। यहाँ पे हमारे पास WA की वैल्यू किलोग्राम्स में है तो यहाँ पे 1000 लगाने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ मोल्स नहीं गिवन है तो मतलब नंबर ऑफ मोल्स भी कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो NB, नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल रहेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होते हैं, मास ऑफ सोल्यूट दैट इज WB डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट दैट इज MB। WB और MB किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, NB की नंबर ऑफ मोल्स का हमने फॉर्मूला लगा दिया, WA हमारे पास ऑलरेडी है। अब ये सारी वैल्यूज़ को हम लोग फिल कर देंगे। KB की वैल्यू कितनी गिवन है हमें, 0.52 मल्टीप्लाई WB हमारे पास 18 ग्राम्स हमें गिवन है। MB दैट इज मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ग्लूकोज का मोलर मास कितना रहता है 180 ग्राम्स पर मोल, मल्टीप्लाई मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट आपको कितना गिवन है, मास ऑफ सॉल्वेंट इज 1 किलोग्राम, 1 हियर, डन। सॉल्व करने पे वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 0.052। ये डेल्टा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अगर ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी की वैल्यू हम यहाँ फिल कर दें तो हमारे पास टीबी की वैल्यू आ जाएगी। सो टीबी दैट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल्स टू डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी कितना आया 0.052 प्लस टीबी नॉट। टीबी नॉट मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। सॉल्वेंट यहाँ हमारे पास वाटर है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना आ गया 373 केल्विन्स एंड हेंस डेल्टा टीबी कितना हो गया 373.052 केल्विन्स एंड दैट्स आवर आंसर। इस टेम्परेचर वैल्यू पे जो पूरा सोल्यूशन है वो बॉइल करेगा।